हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइस, आज की वीडियो आप सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जाने वाली है। जैसे कि यार तुम सबको बताया, अब आपका जेकेपी कांस्टेबल का ऑफिशियल सिलेबस आप सबका आउट हो चुका हुआ है। अब हमें पता चल गया है हमें सर क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और कितना पढ़ना है। तो आज मैं आप सबके लिए एक जीके का स्पेशल लेक्चर लेके आया हूं। दैट इज योर राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005, जो कि आपके सिलेबस में मेंशन्ड है। आप सबके एंड से बहुत ज्यादा डिमांड आई थी कि सर ये जो टॉपिक है ये कंप्लीटली हमें बता दो, एक प्रॉपर इसका एक लेक्चर बना दो। तो इसलिए आप सबके लिए मैं कंप्लीट लेक्चर लेके आया हूं जिसमें हम एमसीक्यू भी कवर करेंगे। तो गाइस, अगर आप इस चैनल पे नए हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि हमारे एंड से जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो आप तक सबसे पहले इंफॉर्मेशन आ जाए। देखो यार, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 है। इसके बाद 2019 में ये अमेंडमेंट भी आई थी, इसमें कुछ चेंजेस आई थी। उसके बारे में भी इसी लेक्चर में हम बात करेंगे। तो चलो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको बता दूं, अगर आप सिंपल कांस्टेबल का कंप्लीट कोर्स लेना चाहते हो जहां पे आपको प्रॉपर्ली मेंटरशिप, प्रॉपर क्लासेस, प्रॉपर टेस्ट सीरीज, प्रॉपर लाइव क्लासेस मिल जाए, प्रॉपर्ली आपके पीडीएफ मिल जाए, वो आप आईजी क्लासेस के ऐप से ले सकते हो, जहां पे राउंड ऑफ 500 रुपीज में आपको कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा जिसमें आपको डिफरेंट डिफरेंट टीचर्स अपना डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स कवर करवाएंगे। वीडियो लेक्चर उसमें कवर रहेंगे, कंप्लीट सिलेबस आपको करवाया जाएगा, पीडीएफ मटेरियल टाइम यूज अपलोड हो रहे हैं, मॉक टेस्ट आपको तो प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो अगर आप लेना चाहते हो आप कूपन कोड यूज कर लेना, नवरात्रि नवरात्रि कूपन कोड यूज कर लेना। आज के लिए ही रहेगा ये एप्लीकेबल, तो अब ये ऑफर खत्म हो जाएगा, तो आपको 60% ऑफ मिल जाएगा। अभी जाकर ये कोर्स परचेस कर लेना। बाकी अगर आप हाई कोर्ट का लेना चाहते हो तो हाई कोर्ट का भी कोर्स आप सबको हमारे ऐप पे मिल जाएगा, जहां पे आपकी कंप्लीट क्लासेस चल रही हैं। तो चलो गाइस, स्टार्ट करते हैं राइट टू इंफॉर्मेशन, जिसको कि हम सर बोलते हैं आरटीआई। ठीक है, जिसको कि सर हम बोलते हैं आरटीआई। सर आरटीआई की फुल फॉर्म, आरटीआई की फुल फॉर्म सर राइट टू इंफॉर्मेशन। सर राइट टू इंफॉर्मेशन तो है, लेकिन इसको अगर मैं हिंदी में बदलूं, हिंदी में तब्दील करूं, तो सर इसका क्या मतलब बनेगा? सर इसका मतलब है सूचना का अधिकार। राइट मतलब अधिकार, इंफॉर्मेशन मतलब सूचना। अब सर ये ना एक्ट था 2005 में। सर 2005 में ये जो बिल था, एक्ट बना, पास हुआ, प्रॉपर्ली इसकी स्टोरी पढ़ेंगे कैसे कैसे आगे पार्लियामेंट में गया, पार्लियामेंट के अंदर एक तरह से डेट प्रेसिडेंट की असेंट मिली, फिर आगे कैसे इसकी अमेंडमेंट्स हुई, कौन इसको लेके गया, किसने इसकी ड्राफ्ट, किसने इस एक्ट को ड्राफ्ट किया, वो प्रॉब्लम इधर पढ़ेंगे। देखो हुआ क्या, अगर मैं बात करूं राइट टू इंफॉर्मेशन, आप सबको मैंने बताया डैट ये आपके लिए क्या है सर, एक सूचना का अधिकार है, जो आपके पास एक हक है, जो कि आपको फंडामेंटल राइट्स में कौन सी सेक्शन में सर, आर्टिकल नंबर 19 सब सेक्शन 1 में आपको मेंशन किया गया है कि आप सबके पास हक है, आपके पास एक फंडामेंटल राइट है कि आप गवर्नमेंट ऑफिस, डिपार्टमेंट्स, मिनिस्ट्रीज, ऑल द ऑर्गेनाइजेशन से कोई भी इंफॉर्मेशन ले सकते हो, ये आप सबका अधिकार है। पहला एमसीक्यू क्या बनेगा? सर पहला इन एमसीक्यू बनेगा कि कौन से आर्टिकल में मेंशन है, तो आपने कहना है सर आर्टिकल 19 सबसेक्शन 1। दूसरी चीज, सर आरटीआई किस लिए है? सर आरटीआई ना अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी के लिए है, कि आपने क्या करना है सर, उसमें ना अकाउंटेबिलिटी लानी है, ट्रांसपेरेंट लाना है, ताकि अब आप बड़ी बात सुनते होंगे सर, कैसे पता करें कि कितने स्टूडेंट्स ने फॉर्म फिल किया है? उसके लिए आरटीआई फाइल कर दो, जो कंसर्न अथॉरिटी है। आपने पता करना है कि हाँ सर, जेकेएसएसबी डैट पुलिस कांस्टेबल का फॉर्म कितने स्टूडेंट ने फॉर्म फिल किए, आरटीआई फाइल कर दो। प्रॉपर्ली इसमें मैं बताऊंगा भी फाइल कैसे करना है। 10 रुपए लगते हैं, पोस्ट ऑफिस में जाना है, पोस्ट करना है, और एक तरह से 10 रुपए लगते हैं, आपको आरटीआई का आपका रिप्लाई आ जाएगा। तो यही चीज है सर, आरटीआई में आप कोई भी इंफॉर्मेशन ले सकते हो, ताकि एक तरह से ट्रांसपेरेंसी रहे हर स्कीम में, हर इंफॉर्मेशन में। अब आप सबको बता दूं, इसमें सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूड होती हैं। अब आप किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन की इंफॉर्मेशन नहीं ले सकते उसमें।
ठीक है, वो आपके पास हक नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट का ले सकते हो। एक एमसीक्यू आपका ये बन जाता है, तो उसको नोट डाउन कर लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात करते हैं सर आरटीआई बिल। देखो सबसे पहले होता है सर बिल। सर जब बिल को असेंट मिलता है प्रेसिडेंट का, तो सर वो बन जाता है एक्ट। सर हुआ क्या, जो आरटीआई बिल था, आप सबको बता दूं 11 मई, ये भी डेट मेंशन कर लेना। सर 11 मई को लोकसभा में पास हुआ। सर लोकसभा में 11 मई को पास हुआ। सर 12 मई को अगले ही दिन सर राज्यसभा में पास हो गया। और सर 15 जून 2005 में एक तरह से डैट प्रेसिडेंट की असेंट मिल गई, मतलब प्रेसिडेंट ने इसको मंजूरी दे दी। अब आप सबने ना कमेंट में बताना है कि 2005 के टाइम पे इस काल में हमारे प्रेसिडेंट कौन थे, आरटीआई बिल को किसने साइन किया था, ये आप सब कमेंट सेक्शन में बताएंगे। जल्दी से गूगल पे जाइए, गूगल पे सर्च कीजिए, इससे क्या होगा, बहुत सी चीजें आपको याद रहेंगी। तभी आप सबके लिए मैंने ये छोड़ दिया, आप सब मुझे बताएंगे। फिर से रिपीट करता हूं सर, 11 मई को हुआ लोकसभा के एंड से एक तरह से दैट पास किया गया। सर 12 मई को राज्यसभा की ओर से, सर 15 जून को एक तरह से प्रेसिडेंट का असेंट मिल गया, और एंड इट केम इनटू फोर्स ऑन 12th ऑफ अक्टूबर। आता है किसी का बर्थडे 12 अक्टूबर को कि नहीं, बताओ? 12 अक्टूबर को, ठीक है, 12 अक्टूबर आ रही है ना, तो 2 दिन बाद 12 अक्टूबर है, तो 12 अक्टूबर को इसका बर्थडे भी है। सर 12 अक्टूबर को ये फोर्स में भी आया सर 2005 में। बाकी अगर मैं बात करूं, ठीक है, बाकी अगर मैं बात करूं, जब 2005 12 अक्टूबर को आरटीआई एक्ट एक तरह से पास हुआ, सर अब ये बिल से हमारा क्या बन गया, एक्ट बन गया। सर बिल से हमारा ये जब एक्ट बन गया, तो पहली आरटीआई फाइल करने वाले कौन इंसान बने, सर शाहिद रजा बने। सर इन्होंने ना पुणे पुलिस स्टेशन से कोई इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश की। आपसे पूछा जाएगा पहली आरटीआई किसने फाइल की, सर शाहिद रजा बुन ने। उन्होंने सर फर्स्ट एवर आरटीआई फाइल की, और किसको की, सर पुणे पुलिस स्टेशन में की। सर एप्लीकेशन फी कितनी होती है, सर एक सिंगल आरटीआई फाइल करने की 10 रुपए आपकी फी होती है। प्रॉपर्ली जितनी सेक्शन है ना, इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, जिसमें हम सारी की सारी ना इसकी इंपॉर्टेंट सेक्शंस डिस्कस कर लेंगे, एक सेपरेट वीडियो आएगी, तो वो आप कोर्स ले लो, कोर्स में आपको प्रॉपर्ली मतलब प्रोवाइड कर दूंगा। आपको मैं बता दूंगा कि सेक्शन 1 में क्या मेंशन है, सेक्शन 2 में क्या मेंशन है, सेक्शन 3 में क्या मेंशन है, और आपका कोई भी नंबर इधर से मैं नहीं जाने दूंगा। बाकी अगर मैं बात करूं एक और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, सर जो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 है, इससे भी पहले एक एक्ट हुआ करता था, जो कि इसी की तरह थोड़ा बहुत काम करता था, थोड़ा बहुत। दैट इज योर फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट 2002। आपसे पूछा जाएगा राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 ने किसको रिप्लेस किया है, तो आपने बोला सर फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट 2002 को। मतलब 2002 में हमारा फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट पास हुआ था, फिर इसी को रिप्लेस करके क्या बन गया सर, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005। सर आरटीआई की फी कितनी है, सर 10 रुपए रहती है। सर पहली आरटीआई किसने फाइल की थी, सर शहीद रजा ने की थी। सर आरटीआई कब फोर्स में आई थी, आरटीआई 12 अक्टूबर 2005 में। सर प्रेसिडेंट का असेंट कब मिला था, सर 15 जून 2005 में मिला था। सर लोकसभा ने कब पास किया था, सर 11 मई को किया था। सर राज्यसभा ने कब किया था, सर दैट इज 12 मई को किया था। पता चल गया। नेक्स्ट चलते हैं, अब थोड़ी सी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखते हैं, 2005 के पीछे चलते हैं। 2005 से पहले क्या हुआ, कैसे कैसे इसकी डेवलपमेंट हुई, ठीक है, कौन उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर था, कौन फादर ऑफ आरटीआई कहलाया जाता है, किसने इसको ड्राफ्ट किया, प्रॉपर्ली हम इधर सीखेंगे। अब ध्यान से सुनना। सबसे पहले थोड़ा वर्ल्ड लेवल पे आते हैं। सर सबसे पहले फर्स्ट आरटीआई लॉ जो पास करने वाला देश था, दैट इज स्वीडन इन 1760। स्वीडन किससे नाम मिलता है, सर स्वीट सा नाम है स्वीडन, है ना, स्वीट्स है, तो पहला देश बना। हक है यार, हम नागरिकों का सूचना पाने का ये हक है, तो स्वीडन पहला ऐसा देश बना जिसने आरटीआई लॉ डेवलप किया 1760
1966 में। बाकी इन्होंने किया, ये बाकी चीजें याद करने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट वन याद रखना स्वीडन, उसके बाद इंडिया में आ गया, दैट वाज इन 2005। सर उसके बाद बात करूं, आइडिया ऑफ आरटीआई इन इंडिया ब्रेन चाइल्ड ऑफ फॉर्मर पीएम वीपी सिंह जी का ये एक तरह से डैट माना जाता है कि उन्होंने एक तरह से इसकी शुरुआत की थी, उन्होंने इसकी नींव रखी थी, उन्हीं का दिमाग चला था कि भाई आरटीआई होना चाहिए। तो ये आपसे पूछा जा सकता है सबसे पहले कंसेप्ट किसने दिया, सबसे पहले आरटीआई की बात किसने रखी, तो सर आपने बोलना है हमारे जो फॉर्मर पीएम थे दैट वीपी सिंह, उन्होंने 1990 में इसकी बात की थी। उसके बाद फर्स्ट ग्रास रूट कैंपेन जो चलाई गई, सर कौन से संगठन के द्वारा चलाई गई, मजदूर किसान शक्ति संगठन दैट एमकेएसएस। ठीक है, इसके आप सबको बता दूं दैट अरुणा रॉय जो थे वो इनके हेड थे। कौन हेड थे सर? अरुणा रॉय। ये चीज आपने याद रखनी है, और ये ही एक तरह से फादर ऑफ आरटीआई भी कहलाते हैं। ठीक है, क्योंकि इन्होंने इसकी शुरुआत की थी, इन्होंने एक तरह से डैट मजदूर किसान शक्ति संगठन की एक तरह से नींव रखी थी, तो उसके कारण ही आरटीआई लॉ बना। ठीक है, 1994 में। सर नेशनल कैंपेन फॉर पीपल्स आरटीआई फॉर्म्ड इन 1996, formulated initial draft for RTI law, and the Tamil Nadu become the first Indian state to pass RTI law in 1997। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपके लिए एमसीक्यू लिए इंपॉर्टेंट बन गया। सर क्या बन गया एमसीक्यू लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट? सर पहली इंडियन स्टेट कौन सी थी जिसने आरटीआई लॉ पास किया? सर 1997 में किया, तमिलनाडु थी पहली स्टेट। ठीक है, उसके बाद गोवा थी, सेकंड नंबर पे गोवा थी। ठीक है, तो सर पहले पे तमिलनाडु थी। उसके बाद अगर मैं बात करूं कि सर नेशनल कैंपेन फॉर पीपल्स आरटीआई फॉर्म कब हुई थी? सर 1996 में हुई थी। सर मजदूर किसान शक्ति संगठन कब हुआ था? सर 1994 में हुआ था, और अरुणा रॉय वाज इट्स हेड। उसकी हेड कौन थी? हेड कौन था? सर अरुणा रॉय। आगे बात करते हैं सर, अरुणा रॉय बीइंग अ ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड द मूवमेंट एक्ट दैट लीड टू द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, अ को-फाउंडर ऑफ मजदूर किसान शक्ति संगठन, हेड्स द नेशनल कैंपेन फॉर पीपल्स राइट टू। देखो यार, मैंने ना पीडीएफ फॉर्म ही ऐसे की होती है, जो इंपॉर्टेंट है, जो आपके लिए एमसीक्यू पूछा जाएगा उसको मैं पहले हाईलाइट कर देता हूँ, उसको मैं रेडिश कर देता हूँ, उसको मैं बोल्ड कर देता हूँ, उसको मैं एक तरह से उसका साइज भी बड़ा रखता हूँ एज कम्पेयर टू अदर इंफॉर्मेशन। तो ये चीज समझो, ये जब आपको मैं नोट्स प्रोवाइड करूंगा ना, ठीक है, तो नोट्स का प्रिंट आउट निकाल के इसी में सब कुछ ऐड ऑन करते रहो, इसी में अपनी चीजें लिखते रहो, अपने वर्ड्स लिखते रहो जो जो आपको समझ आई। नेक्स्ट बात करता हूं, एक और जो इंपॉर्टेंट चीज इधर बन सकती है, बन क्या सकती है ही बहुत इंपॉर्टेंट यार। ये चीज तो जरूर पूछे एग्जाम में, क्यों नहीं पूछेगा यार, पूछेगा ही पूछेगा। अगर मैं पूछूं सर चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर ऑफ इंडिया सीआईसी is the head of the Central Information Commission appointed by the President of India। सर CIC का कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करता है। ठीक है, और हमारे फर्स्ट सीआईसी दैट द चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर कौन थे? वजाहत हबीबुल्ला। वजाहत हबीबुल्ला हमारे फर्स्ट सीआईसी थे, दैट द चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर थे। और करंट की बात करते हैं, जो रिसेंट में देखो, जब पेपर होगा ना तो एक बार जरूर पढ़ के जाना, 2023 से अभी तक यही चल रहा है, दैट द हीरालाल समारिया। हीरालाल समारिया। सर पहले कौन थे? वजाहत हबीबुल्ला। सर जो करंट में है दैट हीरालाल समारिया। मतलब हमारे जो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर हैं, जो एक तरह से हेड गिने जाते हैं, तो वो हमारे रिसेंट में हीरालाल समारिया है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट चलते हैं कुछ साइलेंट फीचर्स बात करते हैं सर आरटीआई के, जो मैंने प्रॉपर्ली की पॉइंट्स पे बनाया है। सर पहला ये तो हमने डिस्कस कर लिया पहले ही वैसे भी, दैट इट रिप्लेसेस द फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट 2002। सर उसके बाद मैं बात करूं, जो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट है, ये 3 लेवल्स में होती है। एक आपकी होती है पीआईओ, दैट जो पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, फर्स्ट एपिलेटेड अथॉरिटी, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर। ये 3 लेवल्स होते हैं, ये चीज आप सबने याद रखनी है। सर इन 3 लेवल्स में एक तरह से आपको बता दूं दैट जब भी आप आरटीआई फाइल करते हो, तो ये ना एक तरह से दैट गवर्नमेंट ने मैंडेट किया है, गवर्नमेंट ने जरूरी बोला है, उन्होंने बोला है तुम्हें ना इसका रिप्लाई जरूर देना है। अगर तुम्हें कोई भी आरटीआई आई है, तुमने ना उसका रिप्लाई जरूर देना है। रिप्लाई नहीं दोगे भाई तेरी नौकरी खा जाएंगे हम।
ये चीज होती है इसमें, तो मतलब सख्ती होती है इस चीज के ऊपर। तो आरटीआई एक्ट से पहले भी आरटीआई हुआ करती थी, लेकिन उसमें मैंडेटरी नहीं था, उसमें चीजें ना मैंडेटरी नहीं थी, जरूरी नहीं थी, लेकिन अब सर जरूरी थी। अब जो उसका अफसर होगा उसको इसका जवाब देना पड़ेगा, उसको उसकी जवाबदारी देनी पड़ेगी। तो यही है दैट द पीरियड फॉर पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर कितना है सर, 30 दिन के अंदर अंदर जब वो रिसीव करेगा उसने उसका रिप्लाई देना है। 30 डेज के अंदर अंदर, इन बिटवीन 30 डेज उसने इसका रिप्लाई जरूर देना है। ये इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू बन सकता है। जब मैं आपको इसके प्रॉपर्ली यार वो करवाऊंगा ना डेट सेक्शंस में हर एक 31 सेक्शंस है इसमें, 31 की 31 सेक्शंस में बता दूंगा दैट सेक्शन 1 में क्या मेंशन है, सेक्शन 2 में क्या मेंशन है, सेक्शन 3 में क्या मेंशन है, ठीक है। उसके बाद सर मैक्सिमम टाइम गैप फॉर द फर्स्ट अपील इज 30 days सिंस द लिमिट फॉर द सप्लाई ऑफ द इंफॉर्मेशन एक्सपायर्ड, ठीक है। फर्स्ट अपील 30 days रहती है, और अपीलेट अथॉरिटी के लिए विद इन 30 days, और एक्सेप्शन केसेस में 45 days होते हैं, जैसे ऊपर आप देख सकते हो। उसके बाद अगर आपने सेकंड अपील करनी है, ठीक है, अगर आपको लगा कि यार फर्स्ट अपील में आपको सही इंफॉर्मेशन नहीं मिली है, उसको आपने चैलेंज करना है, तो विद इन 90 days में आपको फिर से अप्लाई करना पड़ेगा जब आपको वो इन्फॉर्मेशन मिली। तो सेकंड अपील की ये खास बात बन जाती है। ये एक एमसीक्यू आ भी चुका हुआ है सर। अब बात होती है इसमें कौन कौन सी बॉडी इंक्लूड होती है, आगे नेक्स्ट बताता हूँ कि कौन सी बॉडी इंक्लूड नहीं होती, तो इन दोनों को इकट्ठे बढ़ते हैं। सर कौन कौन सी इसमें बॉडी इंक्लूड होती है, अगर मैं बात करूं सर, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी एट द सेंटर एंड स्टेट लेवल, दैट इज लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, एनजीओ, जो गवर्नमेंट चलाती है। प्राइवेट सेक्टर्स इसमें इंक्लूड नहीं होते, ठीक है। प्राइवेट सेक्टर्स इसमें इंक्लूड नहीं होती, बस प्राइवेट पब्लिक यूटिलिटी अगर होगी तो वो प्राइवेट पब्लिक यूटिलिटी होगी जो डेट पब्लिक्स के लिए, हम सब के लिए। जैसे हम बाहर जाते हैं, बाहर देशों में क्या होता है सर, बाहर देशों में ना रेलवे भी एक तरह से प्राइवेट सेक्टर में है, तो वो हम बोल सकते हैं पब्लिक यूटिलिटी। ऐसे ही सर आपको मैं बता दूं सेंट्रल इंटेलिजेंस, यार अब आप ऐसे इंफॉर्मेशन ही मांग सकते हैं हमारे रॉ एजेंट्स कहां कहां छुपे हुए हैं, तो ये इंफॉर्मेशन नहीं दे, ये इंफॉर्मेशन इधर एक तरह से नहीं बताई जाती, तो दैट दीज बॉडीज आर एक्सक्लूडेड अंडर आरटीआई। तो ये बेसिक सी जो इंफॉर्मेशन है ये एक्सक्लूडेड है, ये चीज याद रखना। सर नेक्स्ट सर, चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन में क्या क्या होना चाहिए सर, एक कमिश्नर होना चाहिए और अप टू 10 सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर होने चाहिए, ठीक है। एक चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर होना चाहिए और 10 आपके सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर होने चाहिए। अब टेन्योर की बात करते हैं, ठीक है। सर अगर मैं टेन्योर की बात करूं 2019 में वैसे तो चेंज हो गया, वो भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन 2005 के तहत सर, अगर मैं 2005 के तहत कहूं तो कहा गया है दैट द टाइम पीरियड इज ऑफ 5 years और 65 years, ठीक है, एज, ठीक है, 65 years ऑफ एज, विच एवर इज अर्लियर, ठीक है। और वो फिर से आप उसको अपॉइंट नहीं कर सकते, मैं ये भी बता दूं, आप उस इंसान को फिर से एक तरह से चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर अपॉइंट नहीं कर सकते। या तो उसका टाइम पीरियड रहेगा 5 साल, या तो रहेगी उसकी उम्र 65 साल, जो पहले होगी। सर ये 2005 के तहत, 2019 में चेंज हो गया, वो मैं आपको बताता हूं। नेक्स्ट सर, कितनी सेक्शंस है इसमें सर, 31 सेक्शंस है और 6 चैप्टर्स है। 31 सेक्शंस है और 6 चैप्टर्स है सर। 31 देखो आपको मैं बता दूं, सेक्शन 1 जो है ना, सेक्शन 1 कहती थी दैट द आरटीआई एक्ट इज एप्लीकेबल टू ऑल स्टेट्स एंड यूटीज एक्सेप्ट जेएंडके, क्योंकि जेएंडके का अपना आरटीआई एक्ट। लेकिन 2019 के बाद, रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के बाद, एक तरह से जो आरटीआई एक्ट था वो अब जेएंडके में भी एप्लीकेबल है। ये चीज आप सबने याद रखनी है। 2019 के बाद अब जेएंडके पर भी ये वाला जो एक्ट है एप्लीकेबल है, 2019 से पहले ये एप्लीकेबल नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं सर, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ आरटीआई, द मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखो क्वेश्चन क्या आएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सिग्निफिकेंस ऑफ आरटीआई, इस तरह का क्वेश्चन आएगा। आपसे पूछा जाएगा इसमें से आरटीआई का कौन सा सिग्निफिकेंस नहीं है, इसमें से आरटीआई की क्या इंपॉर्टेंस नहीं है, ये आपसे पूछी जा सकती है, ठीक है। अब ये चीज समझना, सबसे मेन चीज, जो मेन कारण, जो मेन मकसद रहा आरटीआई एक्ट पास करने का, सब मेन मकसद ये रहा
टू ब्रिंग ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। सर ट्रांसपेरेंट चीजें रखनी है, सर अकाउंटेबिलिटी रखनी है, ये इनका मेन मकसद रहा, ताकि सामने से कोई भी इंसान आए और हमसे कुछ पूछे, हम पे कोई गलत एलिगेशन न लगाए, तो उसके लिए गवर्नमेंट ने आरटीआई एक्ट पास किया कि भाई जो तुझे चाहिए, जो तुझे इंफॉर्मेशन चाहिए, जो तुझे पब्लिक डोमेन में चाहिए, वो अप्लाई कर, 10 रुपए दे और तुझे सारी की सारी हम इंफॉर्मेशन दे देंगे। अब देखो, आपने पता करना है कि व्हेन विल द सिलेबस विल बी आउट, आरटीआई फाइल कर दो। ठीक है, आपने अगर पता करना है कि दैट ये एग्जाम कब कंडक्ट होगा, आरटीआई फाइल कर दो। आरटीआई से ये इंफॉर्मेशन मिल जाती है। आप सब पूछते रहते हो कि सर ये कब होगा, ये कब होगा, तो ये एक और हक आपको मिल गया। अगर आपको एक तरह से डेट पता करना है, आप बहुत ज्यादा उत्सुक हो इस चीज को पता करने के लिए कि सर कितने फॉर्म फिल हुए कांस्टेबल के, बोलने वाले बहुत हैं, कुछ कहते हैं सर 10 लाख फिल हुए, कोई कहता है 8 लाख, इतने फिल नहीं हुए। ठीक है, 8 लाख तो नहीं हुए यार। आरटीआई फाइल करो, 10 रुपए की बात है, उधर से आपको पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो सर अब ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी तो है ही है पहला। उसके बाद जो दूसरी इंफॉर्मेशन है, दैट इट एम्पावर द सिटीजन, ये एमसीक्यू आएगा। इसने आपको क्या कर दिया सर, इसने ना आपको ताकत दे दी। सर इसने ना आपकी शक्ति बढ़ा दी। तुम कुछ भी पता कर सकते हो, तुम्हारे साथ कोई गलत नहीं कर सकता। तुम्हें कोई पॉलिसी के बारे में पता करना है, कोई भी इंफॉर्मेशन पता करनी है, तुम्हें कोई ठग नहीं सकता। तो तुम इंफॉर्मेशन पता कर लो सिंपल आरटीआई फाइल करके उस स्पेसिफिक डिपार्टमेंट में। सर करप्शन को रिड्यूस करने के लिए किया गया। सर अगला, पब्लिक सर्विसेज को एनहांस करने के लिए किया गया। ठीक है, इसमें जब आपको एक तरह से इंफॉर्मेशन पता चलेगी, अथॉरिटीज उसके लिए दैट इफिशिएंट डिलीवरी करने की कोशिश करेगी, अकाउंटेबल हो जाएगी अगर वो प्रॉपरली उस प्रोजेक्ट को या उस स्कीम को फॉलो नहीं करती, तो ये पब्लिक सर्विस भी इंक्लूड हो गया। सर डेमोक्रेसी आ गई, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, है ना, यही है ना डेमोक्रेसी। तो यही चीज है, अब डेमोक्रेसी और बढ़ गई। सर डेमोक्रेसी और कैसे बढ़ गई, सर डेमोक्रेसी इसलिए बढ़ गई ताकि अब गवर्नमेंट को पता है मैंने जवाब देना है, मेरी जवाबदारी आपके सामने। तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का भी इसका इंपॉर्टेंट रहता है। नेक्स्ट बात करूं, राइट टू प्राइवेसी। ठीक है, वाइल द आरटीआई एक्ट प्रमोट्स ट्रांसपेरेंसी, इट आल्सो रिकॉग्नाइज द राइट टू प्राइवेसी। सर्टेन एग्जेम्पशंस हैं इसमें कि कुछ चीजें हम नहीं बता सकते, जैसे कि मैंने आप सबको एग्जांपल दे दिए, जो एक तरह से देश के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं, वो इंफॉर्मेशन हम आगे नहीं फैला सकते। ठीक है, जैसे रॉ एजेंट्स की एग्जांपल एक ले सकता हूँ। सर नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, दैट जो मैकेनिज्म फॉर अपील। सर आरटीआई एक्ट ना एक अपील करने का मैकेनिज्म भी आपको प्रोवाइड करता है कि कैसे कैसे आपने आगे अप्लाई करना है, कैसे कैसे आपने एक तरह से इंफॉर्मेशन पता करनी है। नेक्स्ट बात करते हैं 2019 में जो अमेंडमेंट्स आई ना, मैंने आपको बताया सर 2005 में तो हुआ, अब 2019 में ना अमेंडमेंट आई, सबसे बड़ी अमेंडमेंट आई टेन्योर में, जिसके ऊपर बहुत बड़ी चर्चा चली। सर टेन्योर रखा था 5 साल या 65 ईयर्स। अमेंडमेंट से पहले टेन्योर क्या था, सर टेन्योर था 5 साल या 65 ईयर्स, विच एवर इज अर्लियर। लेकिन अमेंडमेंट ने इस चीज को रिमूव कर दिया, कहता टेन्योर ना सेंट्रल गवर्नमेंट बताएगी। भाई तू 1 साल में रिटायर या 2 साल में रिटायर या 1.5 साल में रिटायर या 6 महीने में रिटायर, वो कौन बताएगा, सर सेंट्रल गवर्नमेंट बताएगी, कोई क्राइटेरिया नहीं। ठीक है, तो ये चीज इंपॉर्टेंट है। सर उसके बाद सैलरी एंड अलाउंसेस की बात, एक्चुअल में क्या था, जो ओरिजिनल आरटीआई एक्ट था उसने स्पेसिफाई की थी सैलरी एंड अलाउंसेस एट द सेंट्रल लेवल वुड बी इक्विवेलेंट टू दोज ऑफ द इलेक्शन कमिश्नर्स एंड एट द स्टेट लेवल चीफ सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। तो उनकी सैलरी किसके बराबर होगी, सर सेंट्रल लेवल में इलेक्शन कमिश्नर के बराबर होगी, जितनी सैलरी इलेक्शन कमिश्नर की उतनी सैलरी इसकी। लेकिन अमेंडमेंट ने इसको चेंज कर दिया और ये सारा का सारा हक किसको दे दिया, सर सेंट्रल गवर्नमेंट को, ताकि वो डिटरमाइन कर सके कि कितनी उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस रहेंगी, कितनी उनकी सैलरी रहेगी, कितनी उनकी अलाउंसेस रहेंगी, अब वो उनके हाथ में। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटस, पहले उनका स्टेटस था चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बराबर, लेकिन अब उन्होंने बदल दिया, वर आल्सो सब्जेक्ट टू रिवीजन अंडर दिस अमेंडमेंट। ठीक है, क्लियर है। अब कुछ एमसीक्यू का मैं टेस्ट करता हूं, आप सबके मन में आ रहा है सर आपने कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस नहीं गई, इसके लिए ना एक सेपरेट लेक्चर आएगा जिसमें हम कंप्लीट जो आरटीआई की फाइल है ना, आरटीआई की जो पीडीएफ है ना, वो मैं आपको पढ़ा दूंगा कंप्लीट,
सेक्शन 1, सेक्शन 2, सच चैप्टर 1 में क्या आता है, 6 चैप्टर्स है सर, 31 सेक्शन है। 6 चैप्टर्स सर, चैप्टर 1 में कितने सेक्शन आती है, चैप्टर 2 में कितने सेक्शन आती है, वो प्रॉपर्ली हम पढ़ेंगे उसमें, ठीक है। तो अब थोड़ा सा चलते हैं एमसीक्यू की ओर। बताओ इसका आंसर, बताओ। कुछ इंफॉर्मेशन ना मैं आपको एमसीक्यू के जरिए से बताऊंगा। सर कहता है हु आर नॉट एलिजिबल फॉर इंफॉर्मेशन अंडर द आरटीए एक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग। कहता है किसके पास हक नहीं है इंफॉर्मेशन लेने की। आप सबको बता दूं, बस एक ही पर्सन का हक है, एक नागरिक। एक नागरिक ही आरटीआई फाइल कर सकता है, ठीक है। तो याद रखना, कॉरपोरेशन फाइल नहीं कर सकती, कोई एसोसिएशन है वो फाइल नहीं कर सकती, कोई कंपनी है वो फाइल नहीं कर सकती, कोई लीगल एंटिटी है वो भी फाइल नहीं कर सकती। तो सर ए बी सी एंड ई, ये चारों की चारों एक तरह से आरटीआई फाइल नहीं कर सकती। एक आम इंसान कर सकता है, एक नागरिक कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, सेक्शन 2। सर सेक्शन 1 तो आपने बता दी। सेक्शन 1 बोलता था दैट दिस लॉ इज एप्लीकेबल टू ऑल इंडियन स्टेट्स एंड यूटीज एक्सेप्ट J&K। सर सेक्शन 2 में ना इंफॉर्मेशन के बारे में कहा गया। उसने बोला इंफॉर्मेशन इंक्लूड, इंफॉर्मेशन में क्या इंक्लूड होता है सर, ईमेल होती है इंक्लूड, मेमो होता है, ठीक है, एडवाइसेस होती हैं, प्रेस रिलीज होती है, ठीक है, फिर आपके लॉग बुक्स होती हैं, ये सब कुछ और भी बड़ी चीजें हैं, वो नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे। अगर मैं बात करूं इसमें से क्या इंक्लूड नहीं है, क्या क्या इंक्लूड है, तो सर ये सारी की सारी चीजें इंक्लूडेड है। मटेरियल का सैंपल सर, टेकिंग रेट्स या डाट डॉक्यूमेंट्स, ये सब कुछ इंक्लूडेड है इंफॉर्मेशन में। इन सबको हम इंफॉर्मेशन कह सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं सर, एज पर द प्रोविजन ऑफ आरटीआई, ठीक है, द स्टेट चीफ कमिश्नर इज अपॉइंटेड बाय। सर स्टेट चीफ कमिश्नर को कौन अपॉइंट करेगा, आपने ये बताना, बताओ कौन करेगा। नाम में छुपा हुआ है, दैट द गवर्नर ऑफ द स्टेट कंसर्न। याद रखना, जो उस स्टेट का गवर्नर होगा वो एक तरह से दैट स्टेट चीफ CIC मतलब एक तरह से अपॉइंट करेगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। सर इफ द PIO फेल टू गिव इंफॉर्मेशन टू द इंफॉर्मेंट विद इन द पीरियड, राइट टू इंफॉर्मेशन में इसको हम क्या बोलेंगे, इट इज नोन एज डीम्ड रिजेक्शन। इसको क्या बोलेंगे, डीम्ड रिजेक्शन। ये इंपॉर्टेंट है, ये जो वर्ड बताया ना ये आप सबके लिए इंपॉर्टेंट है, तो याद रखना, ये आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, सर विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर द डेफिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। इसमें से सर इंफॉर्मेशन में क्या नहीं आता, मैंने आपको बताया सर लॉग बुक्स आती हैं, सर्कुलर्स भी आते हैं, लेकिन जो फाइल नोटिंग्स हैं वो नहीं आती, फाइल नोटिंग्स नहीं आती। तो ये नेक्स्ट लेक्चर में प्रॉपर्ली कंप्लीट पढ़ेंगे। नेक्स्ट बताओ, इतना बड़ा क्वेश्चन सर, केएस का लेवल थोड़ी है, केएस का पेपर थोड़ी है, हम यार आपको वर्स्ट के लिए प्रिपेयर करा के भेजेंगे, जैसे मेरी गारंटी है। सर कहता है विच इज नॉट करेक्ट अबाउट द आरटीआई एक्ट। इसमें से आरटीआई एक्ट के बारे में क्या करेक्ट नहीं है। कहता है आरटीआई एक्ट केम इनटू फोर्स फ्रॉम अक्टूबर, सर अक्टूबर 12 था यार, तो ये तो गलत हो गया, ए तो आएगा ही आएगा। सर ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, फिर ऑप्शन ऑप्शन ए ही होगा ऑब्वियसली। चलो देख लेते हैं। सर एनी सिटीजन मे रिक्वेस्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम ए पब्लिक अथॉरिटी, ये तो सही है। कह रहा है एनी सिटीजन, और आगे लिखा है बोथ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट। प्राइवेट थोड़ी आएगा यार, प्राइवेट तो आएगा नहीं, मैंने आपको बोला बस गवर्नमेंट। तो एक तरह से दैट ये वाली इंफॉर्मेशन भी गलत होगी। रिप्लाई फॉर इंफॉर्मेशन टू बी गिवन विद इन 31 डेज, सर ये सही है। देयर इज ए नॉमिनल फीस, सर 10 रुपए होती है। सर एप्लीकेंट हैज टू पे 10 रुपए पर पेज बोला है सर, पर आरटीआई होती है, ये याद रखना। जितने मर्जी पेज हो, बस आरटीआई का आपने एक आरटीआई का 10 रुपए पे करने होते हैं। तो ये वाली इंफॉर्मेशन भी गलत है, तो ABE इज द आंसर। क्लियर है, क्लियर है। नेक्स्ट,
सर विद इन हाउ मेनी डेज आफ्टर रिसीविंग ए रिप्लाई ऑन द फर्स्ट अपील अ सेकंड अपील कैन बी फाइल्ड? कितने दिनों के बाद आप सेकंड अपील फाइल कर सकते हो, कितने दिनों के अंदर अंदर आप एक तरह से सेकंड अपील फाइल कर सकते हो जब आपको एक तरह से फर्स्ट के ऊपर एक तरह से रिप्लाई आ गया? बताओ। मैंने आपको बताया था सर 90 डेज। क्या बताया था? 90 डेज इज योर आंसर। नेक्स्ट सर, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट केम इनटू फोर्स ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट? सर अभी बताया 12 अक्टूबर 2005। नेक्स्ट सर, इसने कौन से एक्ट को रिप्लेस किया? सर फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट 2002। नेक्स्ट सर, preamble to the RTA Act state that the informed citizenry and transparency to information is vital to, किस लिए vital है? सर that इसका आंसर आप सब कमेंट में बताओगे। इसका आंसर आप सब कमेंट में बताओगे। इसका आंसर क्या बना चाहिए? आप सबके आंसर का मुझे इंतजार रहेगा। देखता हूं क्या इसका सही आंसर आप सब देते हो। तो गाइस आज की क्लास देखो इतनी ही रखते हैं। होप सो यार क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी है, देखो इसी तरह की आपकी इधर क्लासेस चलाई जा रही है। आप सिंपल हमें ज्वाइन कर सकते हो हमारे ऐप पर, हमारे ऐप पर विजिट कर सकते हो जहां पे आपका कंप्लीट कोर्स कराया जा रहा है कांस्टेबल का। कंप्लीट क्लासेस उधर चल रही है। 10 बजे आपकी उधर मैथ्स की क्लास लाइव चलाई जाती है, प्रॉपर्ली आपको उधर पढ़ाया जाता है, प्रॉपर्ली आपके उधर टेस्ट हो रहे हैं। आपको माइनर से चार्जेस है डेट जो 500 रुपीज में एक कंप्लीट ये कोर्स मिल जाता है यार। सबसे हमने एक तरह से कम कोर्स में हम क्वालिटी पे डिपेंड करते हैं, क्वालिटी आपको एजुकेशन इधर प्रोवाइड करते हैं, तो उस चीज के लिए आप ले सकते हो। कमेंट सेक्शन मैंने इसका आपको एक लिंक भी प्रोवाइड कर दिया, आप उधर से भी परचेज कर सकते हो। तो गाइस आज का लेक्चर इतना ही रखते हैं। बाकी आप सबने कमेंट में जरूर बताना है कि 2005 में हमारे प्रेसिडेंट कौन थे, इसका आपने आंसर देना है। और बाकी नेक्स्ट वीडियो आपको किसके ऊपर चाहिए वो भी आप एक कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। आपको मैं इधर करवा दूंगा जो बच्चे मांगते हैं सर यूट्यूब पे क्लासेस। तो गैस आज की क्लासेस इतनी ही रखते हैं। होप सो क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी है तो एक बार लाइक बटन जरूर दबा देना, अपने सभी दोस्तों या शेयर जरूर कर देना। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। तो मिलते हैं कल अपने नए लेक्चर में। तब से अलविदा, शिवरात्रि, गुड नाइट।